ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जेके देख रहे हैं आप। दूसरे पड़ाव पर हम आ गए हैं और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हुकूमत साजी के हवाले से जहां तैयारियां चल रही है, वहीं आज एक अहम मीटिंग श्रीनगर में होने जा रही है। आपको बता दें कि इस मीटिंग पर सबकी नजरें होंगी क्योंकि लेजिस्लेटिव पार्टी का इजलास मुनक्कद होने जा रहा है और इसमें जो आगे की हिकमत अमली है वो तय पाएगी। हुकूमत साजी के हवाले से हिकमत अमली क्या रहेगी वो तय पाएगी और उसके बाद फिर जिस तरह से उमर अब्दुल्ला पहले ही कह चुके हैं कि इत्तेहाद का इजलास होगा, इत्तेहाद अपना लीडर मुंतखब करेगा और उसके बाद वो राजभवन में हुकूमत साजी के हवाले से जो है वो दावा पेश करेंगे। तो इस आज के इस इजलास पर सबकी नज़रें रहेंगी क्योंकि तमाम जो लेजिस्लेचर है वो इस अहम इजलास में शिरकत करेंगे और ये इजलास इसलिए भी अहम है क्योंकि आगे का लाहे अमल हुकूमत साजी का वो इसमें तरतीब दिया जाएगा। पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इमरान नाइकू भी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए और खबर ये भी है कि जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मुबस्सरीन हैं वो भी श्रीनगर में मौजूद हैं, आज इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। और एक तो इत्तेहाद का लीडर और उसके अलावा चीफ मिनिस्टर के नाम पर लगभग मोहर लगना तय है। कौन बन सकते हैं, वैसे ज़्यादा चांसेस उमर अब्दुल्ला के हैं, लेकिन खुद जिस तरह के वो बयानात दे रहे हैं उससे लगता है कि इंटरेस्ट कम नज़र आता है। जबकि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं देवगौड़ा, वो भी 2 दिन के दौरे पर श्रीनगर में हैं, वो भी मुबारकबादी के लिए गए हैं। लेकिन क्या कोई ख़ास मैसेज है दिल्ली से, ये ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा कांग्रेस की क़यादत भी श्रीनगर के अंदर होने वाले इस इजलास से पर नज़र रखे हुए है। इमरान, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज हलचल काफ़ी ज़्यादा। इस अगर आसान सा सवाल मैं पूछूँ तो इस इजलास की अहमियत क्या है? क्या शाम होते होते ये हम तवक्को करें क्लियर हो जाएगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में फेसेस कौन से होंगे? जो रीजनल इम्बैलेंस की बात हो रही है श्रीनगर और जम्मू की, कौन से चेहरे दोनों साइड से सामने आ सकते हैं? और ये जो एनसी और कांग्रेस में कुछ चीज़ें डिवाइड करने की बात हो रही है, इज इट पॉसिबल ये सारी चीज़ें आज डिस्कस होंगी और चीफ मिनिस्टर का चेहरा भी? देखिए, पहली बात यह है कि जो आज मीटिंग है जिसे हम लेजिस्लेटर पॉलिटिकल पार्टीज मीटिंग भी कहते हैं या कानून साज पार्टी की मीटिंग कहते हैं, और इस मीटिंग का बुनियादी मकसद इससे पहले भी कई जगहों पे होता है जहाँ पे भी हुकूमत साजी होती है कि जो नुमाइंदे चुने गए हैं उनका इजलास बुलाया जाता है और उस हवाले से हिकमत अमली तैयार की जाती है और लीडर्स का इंतखाब किया जाता है। सो जो आपने सवाल किया कि नटशल में इसका यही है कि आज ये जो बैठक होगी जिसमें उमर अब्दुल्ला, तारिक हमीद करा जो कि कांग्रेस के सदर भी है जम्मू कश्मीर के, और जितने भी लीडर्स है जिन्होंने रिसेंटली इलेक्शन जीत के आए हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के 42 और कांग्रेस के 6 शामिल है, यानी कि 48 MLAs आज श्रीनगर में जमा हो रहे हैं। और इसके अलावा कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स भी दिल्ली से आ रहे हैं। और कुल मिला के इस पे एक तो लीडर को चुनना है, जैसे कि आपने कहा कि वज़ीर आला का इंतखाब होगा, और साथ साथ ये भी चुनना है कि सिग्नेचर्स लिए जाएंगे। ये जो अलायंस है, इस अलायंस के पार्टनर्स चूंकि एनसी और कांग्रेस है, लेकिन टेक्निकली और नॉर्म्स के हिसाब से इन्हें साइन करके देना है, जो फिल आगे फॉरवर्ड करना है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और उसके पास दावा करना है कि ये जो अलायंस है ये हुकूमत बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है, जिसके लिए आप हमें ओथ सेरेमनी के लिए टाइम दीजिए। सो ये जो आज 48 लेजिस्लेटर्स या 48 MLAs जमा होंगे, एक मीटिंग इस पर होगी कि इत्तेहाद होगा, वज़ीर आला किसको चुनना है उसका इंतखाब होगा, और इसके अलावा दीगर जो अराकीन है उसका इंतखाब होगा। कांग्रेस के 6 है और उनमें से एक को लीडर बनाना है। ऐसे तो पार्टी के सदर तारिक हमीद करा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उन्हीं को ही उनकी तरफ से लेजिस्लेशन या लेजिस्लेटिव असेंबली में लीडर बनाया जाए। सो उनका भी इंतखाब करना है। तो कुल मिला के हुकूमत साजी से कबल जो लवाजमात होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, उनको पुर करने के लिए इजलास किया आज मुनक्किद हो रहा है, ताकि लेफ्टिनेंट गवर्नर को बाद में एक खत सौंपा जाए जिसमें उन्हें वक्त मांगा जाए कि जम्मू कश्मीर में अब एक नई हुकूमत तश्कील होगी, जिसके लिए ये जो मेजॉरिटी के लोग हैं ये मेंबरान जो है हुकूमत बनाएंगे, और साथ साथ वज़ीर आला का नाम भी दिया जाएगा जिसके लिए उनसे वक्त मांगा जाएगा ताकि ओथ सेरेमनी शुरू हो। तो कुल मिलाकर लेटर ऑफ सपोर्ट भी आज हासिल किया जाएगा और कल नहीं तो परसों मुमकिन तौर पर हल्फ बर्दारी की तकरीब हो सकती है। जी बिल्कुल, करीबन 6 जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है, जिसमें 5 तकरीबन नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही है, एक कांग्रेस के भी है का भी है, और जो बागी थे। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने भी कल अपनी बाइट में ये कहा कि
उन्होंने उनके साथ कम्युनिकेट किया है, वो राब्ते में हैं और वो भी तकरीबन जो है ज्वाइन कर रहे हैं आज। सो कुल मिला के ये एक मेजॉरिटी के साथ ये लोग आज हुकूमत को अपना खत पेश करेंगे हुकूमत साजी का। जी। और कुल मिला के ये जो गवर्नमेंट फॉर्मिंग है उस हवाले से ये आज का जो इजलास है बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दोनों सियासी जमातें चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो कांग्रेस हो ये समझती है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ पे एक अवामी हुकूमत की तश्कील। क्या कोई इस तरह की खबर है जो कल कहा जा रहा था कि 4 से 5 लोग आज़ाद उम्मीदवार जो जीत कर आए, जो मैंडेट पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गए और हमने देखा कि अलग गए पार्टी से और फिर भी चुनाव जीत कर आए, वो राब्ते में अगर थे मुमकिन तौर पर वो इजलास के आसपास या इजलास में शिरकत को मुतवक्के है? बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि करीबन 6 ऐसे आज़ाद उम्मीदवार हैं जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, फिर भागी हुए, उन्होंने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ा और हालांकि बात भी हुई और हमारे पास ये भी इनपुट से कि एक आज़ाद उम्मीदवार तो कल शाम को ही यहाँ पे पहुंचे हैं, तो वो आज यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। सो कुल मिला के यही बात है कि आज नहीं तो कल, लेकिन ये जो 6 आज़ाद उम्मीदवारों का जो नाम सामने आ रहा है कल शाम से ही वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सफ में शामिल हो रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ टेक्निकली ये समझने की बेहद ज़रूरत है कि जो इस वक्त हुकूमत साजी होगी, जो अब कैबिनेट यहाँ पे बनेगी या काबीना बनेगी, वो डिफरेंट होगी क्योंकि इस वक्त चूंकि यूटी है यहाँ पे और इसलिए थोड़ी इसमें मुश्किलात तो ज़रूर होंगी कि एक लिमिटेड काबीना होगी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। इमरान, एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से ये कैबिनेट की जब हम बात करते हैं तो किस तरह से हर सूबे को कि किसी सूबे के साथ बराबर का सलूक हो, हर किसी को नुमाइंदगी मिली, तो किस तरह से ये तकसीम होगा? देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो आज की मीटिंग है ये कुल मिला के इन्हीं चीज़ों पर इस पे तबादला ख्याल किया जाएगा जो हुकूमत को सौंपा जाएगा। लेकिन जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, जो आसिफ साहब ने शुरू में भी कहा कि डिवीजन ऑफ रीजन्स की बात हो रही है कि जब कश्मीर पे नज़र दौड़ाते तो नेशनल कॉन्फ्रेंस मेजॉरिटी के साथ सामने आती है, लेकिन जब जम्मू पर नज़र दौड़ाते तो बीजेपी 29 सीटों के साथ उभर के आती है। सो बाज़ार ऐसा लग रहा है कि डिवीजन ऑफ पॉलिटिक्स है। तो लेकिन उमर अब्दुल्ला के कल के बयान को आपको नज़र में रखना होगा, जब उन्होंने कहा था कि हम वो इलाके प्रायोरिटी पे होंगे जहाँ पे शायद अलायंस के लोग कामयाब नहीं हुए। और दूसरा ये कि मैंने जो कहा कि यहाँ लिमिटेड कैबिनेट होगी और इस लिमिटेड कैबिनेट में भी हर सूबे को, हर जगह को नजर रखते हुए हमें एक काबीना सामने नजर आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान, आप इस खबर पर नजर बनाए रखेगा। इमरान नाइक को तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि आज अहम इजलास श्रीनगर में मुनक़्क़द होने वाला है लेजिस्लेचर्स का, जिसमें तमाम लेजिस्लेटर जो है वो शिरकत करेंगे और उसके बाद फिर इत्तेहाद की भी मीटिंग होनी है। इत्तेहाद का जो लीडर है वो मुंतखब किया जाएगा और फिर जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने पहले ही कहा कि उसके बाद हम राजभवन में हुकूमत साजी का दावा पेश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात जब हुकूमत साजी की हो रही है तो और एक खबर जो है वो आपके सामने रखेंगे और आपको बता दें कि कई आज़ाद उम्मीदवार हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ राब्ते में हैं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में फिर से दोबारा शामिल हो सकते हैं। और जब हम यूटी में की बात करते हैं तो यूटी में सिर्फ 10 ही वज़रा होंगे, जो कि रियासत में पहले तादाद ज़्यादा होती थी और इस हवाले से 5 उम्मीदवार भी राब्ते में हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो आज़ाद उम्मीदवार है, कहा जा रहा है कि 4 ऐसे उम्मीदवार हैं जो शायद फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन जो है वो थाम सकते हैं। 10 वज़रा की जब हम बात करते हो तो उनमें से फिर 2 होंगे जो स्पीकर और फिर होंगे जो स्पीकर और फिर डिप्टी स्पीकर होंगे और इस बीच बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस लीडरशिप कहा जा रहा है कि वो 5 ऐसे आज़ाद उम्मीदवारों के टच में हैं जो पार्टी को दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं और ताकि जो इत्तेहाद है इनको मज़ीद सीटें मिली। और इस हवाले से खासकर जब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बात करते हैं तो कई ऐसे लीडर हैं जो पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। सतीश शर्मा, डॉक्टर रमेश चौधरी, मोहम्मद अकरम और मुजफ्फर खान, इनका नाम सामने आ रहे हैं कि शायद वो दोबारा पार्टी में जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इधर जब हम बयानबाजी की बात करते हैं तो मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी, उनका भी बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला अगर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला बनते हैं तो वो सबसे कमज़ोर वज़ीर आला होंगे हिंदुस्तान की तारीख में, वो सबसे कमज़ोर। देखिए, इस बार हम जब देख रहे हैं तो
स्टेट के मुकाबले यूनियन टेरिटरी के पास, हुकूमत के पास क्या है क्या नहीं, ये बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन 9 से 10 मिनिस्टर्स, जिनमें चीफ मिनिस्टर भी शामिल होगा, इसके अलावा 2 एमएलएस, एक तो इनमें स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर बनेगा, इसको लेकर चीज़ें तो एक तरफ क्लियर होंगी। लेकिन रीजनल जो डिवाइड है, जो वोट की बुनियाद पर, सीटों की बुनियाद पर हुआ, लोगों ने एक जगह भारतीय जनता पार्टी और एक जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा पसंद किया, इस रीजनल इम्बैलेंस को कैसे दूर किया जाएगा? और जो मुमकिन चेहरे हैं, क्या वो वजारतों में या मिनिस्ट्रियल सीटों पर या उन पदों पर बिठाए जा सकते हैं? ये इम्बैलेंस दूर करने के लिए ये ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। शिल्पा हमारे साथ इस वक्त जम्मू से ज्वाइन किए। शिल्पा, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। आज हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट पिक्चर क्लियर होगी श्रीनगर के अंदर, लेकिन बार बार ये फोकस बन रहा है। और कल जब आप प्रोग्राम भी कर रहे थे तो मैक्सिमम लोगों का रिएक्शन आ रहा था कि ये बहुत बड़ी मुश्किल होगी आने वाली गवर्नमेंट के लिए चीज़ें कैसे संभालनी हैं। अब 10 में से हम 9 मिनिस्टर्स लेकर चलें, एक चीफ मिनिस्टर बनना लगभग तय उम्र का, लेकिन इन 9 में ये जो 4-5 फेसेस हैं जिनके आसपास हम घूम रहे हैं, क्या वाकई में रीजनल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए 3-4 नाम काफ़ी हैं? और वो नाम कौन से हो सकते हैं? 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पर जिनकी सबकी नज़रें हैं, क्या चीज़ें इससे बैलेंस हो जाएंगी? जी बिल्कुल, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो 5 निर्दलीय उम्मीदवार जो जीते हुए हैं उनके टच में। देखिए ये 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं वो ज्वाइन करेंगे, जिसमें से 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अभी भी सोच विचार कर रहे हैं। छम कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर हम बात करें सतीश शर्मा की और साथ ही साथ बनी से डॉक्टर रामेश्वर सिंह की, ये अभी भी जो है वो सोच विचार कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अब जम्मू संभाग में कहीं ना कहीं 2 पार्टियां जो है वो अपनी ताकत को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीटें हासिल कर चुकी है, लेकिन 42 सीटों में से 2 हिंदू उम्मीदवार जो है वो सामने आए हैं। इनके 2 हिंदू उम्मीदवार जो है वो जीते हैं, नौशेरा से सुरिंदर चौधरी और साथ ही साथ रामबन से जो है वो अर्जुन सिंह है। कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां चाहती हैं कि जम्मू संभाग में, जम्मू की अगर हम बात करें तो जो रीजनल इम्बैलेंस हुआ है उसको दूर किया जाए, तो कहीं ना कहीं जो हिंदू चेहरे हैं उसको भी सामने लाया जाए। इस समय आप देखिए कश्मीर के अलग मुद्दों पर जो है वो आम जनता ने वोट डाला है, जम्मू के अलग मुद्दों पर जो है वोट डाला है। तो 9 से 10 मिनिस्टर से रहेंगे तो अहम ये रहने वाला है कि कौन से जम्मू से भी जो है वो चेहरे सामने आएंगे, क्योंकि इसमें इस पर जो है वो हर किसी की निगाहें जो है वो टिकी हुई है। क्योंकि देखिए जम्मू जब हमने आम जनता से बातचीत की तो उनका ये साफ तौर पर कहना था कि कहीं ना कहीं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी को जो है वो नकारते हुए नजर आई, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी को वो नकारते हुए नजर आई, और वो साफ तौर पर दृश्य जो है वो चुनाव के नतीजे में जो है वो देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं अब ये बहुत बड़ी मुश्किल बन चुकी है कि क्या किस प्रकार से जो है वो आने वाली सरकार इस रीजनल इम्बैलेंस को दूर करेगी, और ऐसे हिंदू चेहरे होंगे जहां पर, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल ये साफ तौर पर कहा कि जो जम्मू की आम जनता है वो ये ना सोचे कि उन्हें जो है वो इग्नोर किया जाएगा, जो कश्मीर के लिए किया जाएगा वो जम्मू के लिए भी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जम्मू की आम जनता को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए उम्मीदवारों को, उन चेहरों को जो है वो सामने लाना होगा, ताकि जम्मू की आम जनता जो है वो कॉन्फिडेंस में आ सके। एक चीज़ और भी है, ये कॉन्टिन्यूसली कहा जा रहा है कि इन तमाम लोगों का कांटेक्ट हुआ है, पार्टियों ने इनको अप्रोच किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, कांग्रेस भी है। क्या कंफर्मेशन पर्टिकुलरली 2 एरियाज हम देख रहे हैं, बनी पर भी नजरें थी, डॉक्टर रामेश्वर सिंह जो वहाँ से जीत कर आए, सतीश शर्मा हैं, इसी तरीके से बाकी कुछ लोग हैं, इन लोगों के साथ कांटेक्ट वाकई में हुआ, या सिर्फ हम ये देख रहे थे कि जो पीर पंचाल बेल्ट या कुछ एक बाकी एरियाज से जो लोग जीत कर आए उन्हीं के साथ अभी तक कांटेक्ट हुआ, या वाकई में ये नंबर्स मैटर करेंगे, बहुत ज़्यादा इनकी कीमत है, बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए इनके साथ कोई कांटेक्ट हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की मैं बात करूं तो बेहद ही अहम रोल ये निभाने वाले हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अगर हम इंद्रवाल की बात करें तो जो कि माफ कीजिएगा प्यारे लाल हैं, जो कि कल ही वो पहुंच चुके थे श्रीनगर में, जो सोर्सेस हमें बता रहे थे। और उसके बाद मुजफ्फर अली खान चौधरी, मोहम्मद अकरम, ये 3 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो सोर्सेज बता रहे हैं कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं, और ये खबर जो है वो पक्की है, क्योंकि सोर्सेज जो है वो पक्की खबर बता रहे हैं कि ये 3 जो है वो जुड़ेंगे, लेकिन 2 अभी भी सोच विचार कर रहे हैं। तो इन 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का बेहद ही अहम रोल जो है वो रहने वाला है आने वाली सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। हमारे साथ शिल्पा थी और बता रही थी कि इस वक्त सिचुएशन क्या बन रही है। अब ये बात यहीं पर नहीं थमती, क्योंकि हम देख रहे हैं जब नई गवर्नमेंट बनेगी तो स्टेटहुड का एक मुद्दा जिस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा होगी, काफ़ी ज़्यादा मंथन होगा, और आप देखेंगे कि सरकार पर इस हिसाब से दबाव बनाने की एक कोशिश भी बार बार जो राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला कहते रहे वो की जाएगी। लेकिन रियासती दर्जा बहाल होने से सवाल ये है कि जो असेंबली है उसकी हैसियत वापस उनके पास पहुंच जाएगी,
या जो इख्तियारात एक अवामी उनका हुकूमत को एक किसी स्टेट के अंदर, किसी रियासत के अंदर होते हैं, वो उनके पास वापस आ जाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। जब आप कानूनी माहिरीन की राय को देखते हैं, जब आप लीगल एक्सपर्ट्स की बात सुनते हैं, तो वो ये कहते हैं कि रियासती दर्जे की बहाली, जिस पर इस वक्त बहस काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुई है, आज के वक्त में माहिरीन की राय को अगर सही मान लिया जाए तो कुछ ख़ास इससे बदलेगा नहीं। और ये कहते हैं कि असेंबली की हैसियत मुकम्मल तौर पर तब्दील नहीं होगी। कानूनी माहिरीन ये भी कहते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या मरकज़ी हुकूमत आने वाले दिनों में रियासत जम्मू कश्मीर की हैसियत को बहाल कर देती है, स्टेटहुड दे देती है, कंप्लीट स्टेटहुड, जिसका प्राइम मिनिस्टर या फिर इसके अलावा वज़ीर दाखिला की तरफ से, दीगर लोगों की तरफ से मुसलसल जो कहा जा रहा है, तो इसका असर नए कानून साज असेंबली की हैसियत पर नहीं पड़ेगा। सीनियर वकील और आईनी माहिर राकेश द्विवेदी ने इस बात पर जोर देकर कहा कि अगर हुकूमत रियासत की हैसियत बहाल कर दे तो असेंबली को तहलील करना जरूरी नहीं होगा। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण भी यही राय जाहिर करते हैं कि स्टेटहुड की बहाली से असेंबली की तश्कील पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये तबसरे उस वक्त सामने आए हैं जब रियासती दर्जे की बहाली के लिए आवाजें उठने लगी हैं, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहम इंतखाबी निकात में भी शामिल हैं और जो वादा बार बार किया जाता रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद ने 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में होने वाले पहले इंतखाबात में शानदार फतेह भी हासिल की है। हुकूमत बनाने की पोजीशन में है और कल या परसों हुकूमत बन भी जाएगी। लेकिन कानूनी माहिरीन, जिनमें द्विवेदी साहब भी शामिल हैं, उसका कहते हैं कि असेंबली को भंग करना या तहलील करना जरूरी नहीं है। ये रियासती असेंबली की हैसियत से काम करती रहेगी। एक पार्लिमानी कानून जो मौजूदा कानून में तरमीम करता है, आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद काफी होगा। यहां तक कि अगर जम्मू कश्मीर की 2 रियासतें तश्कील दी जाएं तो ये एक रियासती तंजीम 9 के कानून के तहत होगा, यानी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एक ही होगा अगर 2 स्टेट्स बन भी जाती है। 11 दिसंबर 2023 को आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुतफ़क्का तौर पर 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी की तौसीक की, जो रियासत जम्मू कश्मीर को खुसूसी हैसियत देता है, जबकि असेंबली इंतखाबात के इनेकाद की हिदायत भी दी गई थी और रियासत की हैसियत की बहाली की जरूरत पर भी जोर दिया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जिन्होंने फैसले में कहा था कि स्टेट की हैसियत को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। रवां हफ्ते के आगाज में सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त चली गई थी, जिसमें सरकार से दरख्वास्त की गई कि वो 2 माह के अंदर रियासत जम्मू कश्मीर की हैसियत बहाल करे, स्टेटहुड दे। लेकिन कानूनी माहिरीन के मुताबिक इससे ज़्यादा कुछ बदलेगा नहीं, असेंबली को तहलील करने की ज़रूरत नहीं और असेंबली की जो हैसियत है वो भी तब्दील नहीं होगी। लेकिन असेंबली के तब्दील होना या ना होना, कानूनी माहिरीन ये भी मानते हैं कि मौजूदा वक्त में यूटी के अंदर जो हुकूमत बनेगी उसके पास ज़्यादा कुछ तो होगा नहीं, लेकिन मकामी सतह पर थोड़ी सी राहत लोगों को है। इधर असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने इस पर ख़ास तबसरा किया, और ओवैसी के मुताबिक उमर अब्दुल्ला, जो किसी वक्त या साल 2010 में एक साबिका और सबसे बड़ी रियासत के वज़ीर आला थे, 2024 में 14 वर्षों के बाद सबसे कमज़ोर तरीन वज़ीर आला साबित होंगे। और उनके मुताबिक जब हर बात की इजाज़त लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से लेनी हो तो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर चीफ मिनिस्टर का काम ज़्यादा रहता नहीं है। इस पर उन्होंने तंज़िया अंदाज में भी कहा कि ये भी सोचना होगा कि काम कैसे किया जाए, और दूसरी जानिब मरकज़ को भी ये सोचना होगा कि दोस्ताना ताल्लुकात कायम करके जम्मू कश्मीर के साथ जो वादे किए गए वो फौरी तौर पूरे किए जाएं, बसूरत दीगर लोगों में नाराज़गी मजीद बढ़ेगी। साथ साथ उन्होंने इस बात पर भी इजहार तशवीश किया जो रीजनल डिवाइड वोट के नाम पर हुआ है, उस पर उन्होंने कहा कि मुश्किलात मुस्तकबिल में होंगी। हमने 370 को अपोज किया। उसूलन अखलाकन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी डिमांड करती है कि जो भी सीएम होगा उसके ओपिनियन से, उनकी रजामंदी से आप अपॉइंटमेंट करिए। मगर एक अजीब व गरीब किस्म का एक्ट पास किया गया 370 का, जिसमें आपको एक मिसाल देता हूं। कैबिनेट की मीटिंग होगी, उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट मीटिंग होगी तो LG का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा उसमें और वो बताएगा LG को कि इसको कबूल करे ना करे। अगर उमर अब्दुल्ला कैबिनेट के मिनिस्टर को दिल्ली जाने का है, दिल्ली जाने का भी है तो उसको LG से परमिशन लेके जाना पड़ेगा। एक प्यून को अपॉइंट नहीं कर सकता सीएम वहां का। तो ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि कश्मीर के अवाम में जो गुस्सा था 370 को अबॉलिशन का, उन्होंने अपना गुस्सा का इजहार कर दिया। और फिर दूसरा ये है कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो बोलते थे कश्मीर के बारे में
इलेक्शन तो हुआ, साफ सुथरा हुआ, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तीसरी बात यह है कि जम्मू में आप देखिए कि 29 सीट बीजेपी जीत गई, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी एक ही सीट जीती। ये चीजों को देखने की जरूरत है। कश्मीर छोड़ दिए, वैली, अच्छा कश्मीर में तो बीजेपी ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया था कि पहाड़ी गुज्जर, वो सब जीरो हो गया, पहाड़ी गुज्जर मिलकर बीजेपी को हरा दिए। मगर जम्मू में 29 असेंबली सीट पर बीजेपी जीत जाती है और एक सीट पे कांग्रेस जीतती है। तो ये चीजों को देखना पड़ेगा। ये तो ठीक नहीं है ना, बिल्कुल ठीक नहीं है ये। भाई वैली में एक रिजल्ट आ रहा है, जम्मू में बड़ी पार्टी बीजेपी बन जाती है। तो मतलब जो ये 5 एमएलए नहीं, इस सही मानते हैं? नहीं, मैं तो पूरे एक्ट को ही गलत मानता हूं। इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में उसका वो खुलकर हमने उसका अपोज किया था कि क्या सीएम होगा उमर अब्दुल्ला, बताइए। भाई उसकी कैबिनेट में एलजी का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा और वो बैठकर रिपोर्ट करेगा कि जो डिसीजन एक्सेप्ट करे ना करे। अगर उमर अब्दुल्ला अपने मंत्रियों को लेकर दिल्ली आना चाह रहे तो प्लेन में बैठ के ऐसा नहीं आ सकते, उनको एलजी से परमिशन लेके आना पड़ेगा, एक प्यून को अपॉइंट नहीं कर पाएंगे। तो पूरा पावर तो एलजी के पास ही है। बात कर रहे थे और इन्हीं तहफ्फुज़ात का इजहार डॉक्टर करण सिंह, साबिक सदर रियासत 1952 से 65 के दरमियान बतौर सदर रियासत या प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर कह लीजिए रहे। उन्होंने भी इन्हीं खदशात का इजहार किया और कहते हैं कि मुकम्मल रियासती दर्जे की बहाली अव्वलीन तरजीह होना चाहिए। मरकजी हुकूमत जिसके लिए वादाबंद है पहले वो भी काम करे और हुकूमत और अवाम को खुद फैसले करने का इख्तियार डॉक्टर करण सिंह के मुताबिक है। लेकिन एक चीज़ उन्होंने भी साफ कही कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, बदनवानी को फरोग देने वाले लोग हैं, उनको कोई स्पेस कहीं पर नहीं मिलनी चाहिए। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाका हो या स्टेट हो, ऐसे लोगों को निज़ाम से या सिस्टम से डॉक्टर करण सिंह के मुताबिक दूर रखा जाना चाहिए। इतना ही नहीं, एक और चीज़ पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया जो बार बार हम कह रहे हैं, रीजनल इम्बैलेंस। उन्होंने कहा कि सूबा जम्मू और वादी कश्मीर के दरमियान सियासी तकसीम हुआ है और नई हुकूमत के लिए इंतज़ामी तौर पर काबू पाना ये सबसे बड़ा और एक अहम तरीन चैलेंज होगा। और इस पर उमर अब्दुल्ला या बाकी तमाम लोग, फारूक अब्दुल्ला कैसे निपटते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। साथ साथ उन्होंने मुबारकबाद जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस को पेश की, वहीं कहा कि दूसरा मंतकी कदम जम्मू कश्मीर की मुकम्मल रियासती दर्जे की बहाली होना चाहिए, जिसके लिए मरकजी हुकूमत अदालत उज़्मा से वादाबंद है। उनके मुताबिक सरकार बगैर किसी ताखीर के रियासती दर्जे की बहाली पर काम करे और जायदाद के हुसूल के सिलसिले में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में राइज खतूत पर उनके मुताबिक डोमेस्टरी प्रोविजंस मुतारिफ कराए जाएं। यानी ज़मीन जायदाद को लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो कवानीन हैं वो वकालत यहाँ कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये चीज़ें मुतारिफ होनी चाहिए। डॉक्टर करण सिंह के मुताबिक वो पुरुमीद हैं कि उनके आबा व अजदाद की तख्लीक करता खूबसूरत रियासत हम आहंगी और हमगी तरक्की के नए दौर में आगे बढ़ेगी। और ये बयान उस वक्त सामने आया जब ये कहा जा रहा है कि स्टेटहुड जल्द मिलेगा या नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और पिटीशन चली गई है, नई हुकूमत के पास कुछ होगा या नहीं होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसके अलावा चीफ मिनिस्टर भी बहुत जल्द मिलेगा। डॉक्टर करण सिंह का बयान इंतहाई अहमियत का हामिल। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उनके मुताबिक काम फौरी तौर खासतौर से जायदाद और ज़मीनों के मामले में हो, जो कवानीन वहाँ के लिए वाज़े किए गए हैं उसी के मुताबिक उनने उम्मीद भी की कि उनके आबो अजदाद की जो तख्लीक करता खूबसूरत रियासत है वो हम आहंगी और हमगी तरक्की के नए दौर से आगे बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर जो डोमिसिलरी प्रोविजंस हैं वो मुतारिफ कराए जाएं, ये मुतालबा उन्होंने किया है। यानी जो डोमिसाइल वाला एक सिलसिला है, वहाँ पर जो कवानीन हैं ज़मीन के मामलात में, जायदाद के मामलात में ज़्यादा चीज़ें जो हैं मकामी लोगों के पास रहती हैं, तो वो एक इख्तियार मकामी लोगों को उनके मुताबिक हासिल होना चाहिए। डॉक्टर करण सिंह के बयान के मुताबिक चीज़ें इस वक्त ठीक हैं और वो पुरुमीद हैं कि यहाँ से आगे और आगे बेहतर हो। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर वापस आएंगे तो बात उन उम्मीदवारों की भी करेंगे जिनकी तादाद बहुत बड़ी है। इन चुनाव में आए थे, कहा गया था कि हवा बदलेगी, तब्दील मुकम्मल तौर पर सियासी सूरत हाल होगी, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन 70% के करीब लोगों की जमानतें जब्त हुई, ये आपको बताएंगे। और इसके अलावा पीडीपी की जम्मू सूबे में नाक़िस कारकर्दगी, कांग्रेस भी इसी तरीके से कुछ इसी तर्ज पर चली है और खाता ना कुछ पार्टियों के लिए खोलना, ये सियासी करियर किस तरफ जा रहा क्या बताता है, इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। और बात करेंगे नोटा की भी, कई उम्मीदवार पीछे रह गए, नोटा आगे चला गया। डिटेल्स ब्रेक के उसका।